हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 यानी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2017-18 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज़ तो ये आपको ये माइंड में रखना है, ये आर्थिक समीक्षा बुक जो होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है और इनके जो आंकड़े होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी यहाँ आंकड़े हम डिस्कस करेंगे उनकी एक निश्चित डेट होगी। ठीक है, कि नवंबर 2017 तक है, दिसंबर 2017 तक है, या जनवरी 2018 तक है, मार्च 2018 तक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी आंकड़े इस बुक में जो जारी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कब तक के जारी किए गए। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ हमने डिस्कस किया गया कि मार्च 2018 तक सड़क की लंबाई इतनी है और अगर आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि सड़क की लंबाई कितनी है, तो दोनों में आपको अंतर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये नोट करनी है कि एग्ज़ाम में आपसे मई में कितना था वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो इस बुक में जारी किए गए जो आंकड़े हैं गवर्नमेंट के द्वारा वही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर आप तो ये आंकड़े बता रहे हो, अभी मैंने न्यूज़ में देखा था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये आंकड़े इतने हैं, कम है, ज़्यादा हो गए। ठीक है, जैसे लिंगानुपात को ले लीजिए आप। देखिए 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार जो लिंगानुपात है और हाल ही में जो लिंगानुपात आपको मिलता है बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि जुलाई 2018 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और थर्ड चीज़ कि ये जो आर्थिक समीक्षा जो है ये करंट का भी टॉपिक हो गया और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीरियसली पूरा लेसन जो है इसके 2 पार्टों में करूँगा। पूरे टॉपिक अगर आप बुक पढ़ते हो तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे बुक को, लेकिन मैंने यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट जो जितने भी आंकड़े हैं उनको सारे 2 लेसन में कवर किए हैं। तो इसकी आपको पीडीएफ भी ले लेना है। ठीक है, पहले आप वीडियो में देख लेना और फिर आपका टाइम बचे इसलिए पीडीएफ ले लेना ताकि आसानी से इसका रिवीजन कर सको। ठीक है, तो आरएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट का भी टॉपिक है और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं हूं प्रहलाद सारण और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि रोज़ाना यहाँ आपके 3 लाइव टेस्ट होते हैं। 8 बजे आपका सुबह करंट अफेयर का टेस्ट होता है जिसमें मैं रोज़ाना के करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं करवाता, क्योंकि एग्जाम अगर आपका 2 महीने बाद एग्जाम है तो आपके जून जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। तो मैं लास्ट 1 ईयर के करवाता हूँ ताकि आपके एग्जाम में फ़ायदा हो। 11:30 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट होता है। राजस्थान का जितना भी सिलेबस है चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारा हम कवर करते हैं। 7:30 बजे होता है इंडिया जीके से संबंधित टेस्ट जिसको मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से हम जारी करते हैं, जिसमें इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, उसके क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए 17,000 से भी ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए। रोज़ाना एक मॉक टेस्ट चीज़ होती है, रोज़ाना करंट अफेयर का टेस्ट होता है, ये अलग से होता है स्पेशली टीचर के लिए, आरएस के लिए और ऐसे ही एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके प्रहलाद सारण सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल 2 कोर्स इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि करंट अफेयर और मॉक टेस्ट सीरीज होता है जो यूट्यूब पे होता है उससे अलग होती है। दूसरा कि 11,000 से भी ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है और राजस्थान जीके के साथ 5,000 है वन लाइनर क्वेश्चन आता है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के एक परिदृश्य से, क्योंकि जैसा बुक में दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ नॉर्मल आंकड़े डिस्कस करेंगे पहले 2 मिनट, क्योंकि वो आंकड़े आप लोगों ने भी पढ़े होंगे लेकिन बुक के अनुसार अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आपको बुक के अनुसार याद करना है। देखिए राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये सभी जानते हैं, और देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और इस राज्य की स्थलाकृति में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, इन्हें अरावली जो है इसकी प्रधानता है। इन्हें राज्य के मध्य भाग से होते हुए यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके ये लाइन, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में जो अरावली है उसका विस्तार किस तरफ है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ होगा। चलिए दूसरा यहाँ से शुरू होती है कि राज्य का पश्चिमी और उत्तरी भाग है मरु या अर्ध मरुस्थल है जो कि थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान का परिदृश्य के बारे में। अब देखिए राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से संभागों की संख्या है वो है 7, जिलों की संख्या है वो 33 है और पंचायत समितियों की संख्या है वो 295 है। ग्राम पंचायतें जो टोटल है वो है 9,891
और ग्राम है वो है 43,264। कार्य सहभागिता दर है वो है 43.6%। कार्य सहभागिता दर का मतलब यहाँ ये है कि लोगों, जैसे राजस्थान की टोटल 100% जनसंख्या है, तो 100% जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं, कितने कार्यशील है। ठीक है, तो कार्य सहभागिता यानी 43.6% लोग हैं कार्यशील है। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो आपको यही है, कार्य सहभागिता और कार्यशील में या काम करने वाले लोगों में आपको अंतर नहीं करना, एक ही चीज़ होती है, तो 43.6%। ठीक है, अब बात करें जन्म दर। राज्य की जो जन्म दर है वो है 24.3%। ओके गाइज, और मृत्यु दर जो है वो है 6.1%। ये 24.3% का मतलब यहाँ है कि प्रति 1,000 जनसंख्या पर है। ओके गाइज, प्रति 1,000 जनसंख्या पे जो है, और मृत्यु दर जो है वो कितनी है, 6.1% है। चलिए, शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर वो है 41 प्रति 1,000 जीवित बच्चों पे है, वो 41 मृत्यु दर है। ओके, यहाँ एक और चीज़ मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ। ये तो राजस्थान की डिस्कस करें, अगर बाई चांस आपको भारत की देखना हो, ठीक है, तो भारत की कार्यशील जनसंख्या बताता हूँ, साथ में आपको याद हो जाए, 39.8% है ये भारत की कार्यशील जनसंख्या है। जन्म दर भारत की जो है वो है 20.4, जबकि राजस्थान की है 24.3। और जन्म दर, ये जो मृत्यु दर है प्रति 1,000 जनसंख्या पे जो मृत्यु दर है, राजस्थान की 6.1% है, भारत की है 6.4%। तो यहाँ एक चीज़ ये नोट कीजिए, बहुत सारी बुक में 6.2 मिलता है, ये तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। गवर्नमेंट के आंकड़े 6.1% ही है, आपको कंफ्यूजन, और भारत की है 6.4%। और शिशु मृत्यु दर राजस्थान की 41 है, ठीक है, और भारत की है 34। तो साथ साथ में वो भी याद करते जाइए, अगर इनसे रिलेटेड अगर भारत का पूछ लिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अब देखिए मातृ मृत्यु दर कितनी है। मातृ मृत्यु दर है 244, यानी प्रति 1,00,000 जीवित जन्म देने पर 244 है, वो राजस्थान की है। भारत की बात करेंगे तो भारत की है 167, ये भी याद रखिए। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी जीवन जीने की जो औसत आयु जो है वो कितनी है, राजस्थान की है वो है 67.9। और भारत की बात करें तो भारत की है 68.3। ठीक है, इसको लेकर कन्फ्यूजन है। राजस्थान की कितनी है जीवन प्रत्याशा, 67.9 वर्ष, और भारत की है 68.3%। ओके, जनसंख्या राजस्थान की है 6.85 करोड़। दशकीय वृद्धि दर जो है वो है 21.3%। ओके, दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है राजस्थान की, 21.3। भारत की कितनी है, भारत की दशकीय वृद्धि दर जो कितनी है वो यहाँ हमारे राजस्थान की होगी, तो भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितनी है, 17.7%। ओके, 17.7% याद रखना है। चलिए, जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का है 382। साथ साथ में भारत के भी आप नोट करते जाइए, बताते जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, अलग अलग जाके टाइम वेस्ट ना करना पड़े भारत के आंकड़ों के लिए, तो साथ में नोट करते जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2000, ये आंकड़े जो हैं अभी डिस्कस करें, 2011 की जनगणना के अनुसार है। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक जारी की थी उसमें ये आंकड़े जारी किए थे, तो ये साथ में बता देता हूँ इकोनॉमिक सर्वे शुरू करने से पहले, ताकि इनको लेके भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में है वो है 24.9%, जबकि भारत में जो है वो है 31.1%। ठीक है, भारत का कितना है 31.1, राजस्थान का 24.9। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो राजस्थान का है 17.8%, और भारत का है 16.6%, याद रखिए। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये 13 थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो इस ध्यान नहीं देना। राजस्थान का है वो है 13.5%, और भारत का है मात्र 8.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में कितना है 13.5, और भारत का कितना है 8.6%। ठीक है, लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात है वो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात करें 928 है, अभी हाल ही में परिवर्तन हो गया है, 943 हो गया, तो 928 है। ठीक है, भारत का कितना है, भारत का है 943 हो गया है। ठीक है, बाल लिंगानुपात है वो है 888। अभी हाल ही में बाल लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, तो ये वो आंकड़े देखे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी अगर आप बात करें, अभी मई जून की बात करें, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है राजस्थान में, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है बाल लिंगानुपात में। तो राजस्थान का जो है वो 888 है, जबकि भारत का ये है 919। अब करते हैं साक्षरता प्रतिशत की बात। साक्षरता प्रतिशत है, ये मिस प्रिंटिंग है, इस पर ध्यान नहीं देना, मैं बता देता हूँ। साक्षरता प्रतिशत जो राजस्थान की है वो कितनी है, 66.1%।
ओके, ये 1 नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी मैं सही कर दूंगा इसको। 66.1% है, ये गलत हुआ है। और राजस्थान की जो भारत की जो है वो है 73%। राजस्थान की 66.1 और भारत की है 73%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो पहले फर्स्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई वो ये दी गई है इसमें कि भामाशाह योजना में है वो 12,500 करोड़ से अधिक राशि लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है अब तक जितनी राशि, यानी इससे रिलेटेड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाता है कि भामाशाह योजना में अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार कितनी राशि है वो लाभार्थी के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। ऑप्शन में अलग अलग आपको संख्या दी रहेगी, तो 12,500 करोड़ तक। ठीक है, पहला। दूसरा टॉपिक यहाँ है कि राष्ट्रीय योजना जो है उसमें बालिका को जन्म से कक्षा 12वीं तक अलग अलग किस्तों में 50,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है। ठीक है, ये हो गई टोटल राशि की बात। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है वो कि CM हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर याद रखिए, CM हेल्पलाइन नंबर जो टोल फ्री नंबर है वो 181 है। ठीक है, यहाँ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, 181 नंबर याद रखना है आपको। और ग्रामीण गौरव पथ जो एक योजना है, ग्रामीण गौरव पथ, उसका प्रथम और द्वितीय चरण में 3702 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3504 किलोमीटर सीमेंट की सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है अब तक। तो जो ग्रामीण गौरव पथ योजना है, प्रथम और द्वितीय चरण दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 350 से अधिक राजकीय सुविधाएं हैं वो 48,000 से अधिक ई-कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, इसको एक बार छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये तो थे नॉर्मल आंकड़े हमारे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे आने से पहले कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझिए। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैसे हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पादन, शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन, राज्य की आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। लेकिन एक देखिए, एक चीज़ मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को कि जिन लोगों का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से नहीं है वो पूरा इकोनॉमिक्स में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 2 महीने पढ़ के अर्थशास्त्र नहीं बनने वाले, ठीक है, अर्थशास्त्री नहीं होने वाले 2 महीने पढ़ के, आपको इकोनॉमिक्स इतना जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब मतलबी बनने का टाइम आ गया है, स्वार्थी बनने का टाइम आ गया है। स्वार्थी बनने का मतलब ये होता है कि एग्जाम का टाइम नज़दीक है, वही चीज़ पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ याद करो जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फालतू की चीज़ें समझने की कोशिश करोगे, समझ में भी नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पैसे वाले बात करते हैं कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद का जो प्राय होता है वो राज्य के आय से जाना जाता है। ठीक है, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। ओके, यानी कहने का मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो जीवन स्तर को और कल्याण का सूचक होती है कि राज्य में प्रति व्यक्ति का जीवन स्तर है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या, यानी GNP जो हमारी होती है वो क्या होता है। GNP का मतलब होता है कि किसी नागरिक के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यानी GDP, और GDP में हम विदेश से आय जो प्राप्त होती है उसको ऐड कर देते हैं, और देश के अंदर जो विदेशी लोग हैं वो जो आय प्राप्त करते हैं उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारी GNP निकल के आती है। ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आता है। ओके, एक बार फिर से देखिए, देश की राज्य की जो GDP होती है उसमें विदेश में जो लोग हैं राज्य के वो जितना उत्पादन करते हैं उसको ऐड करेंगे, और राज्य के अंदर जो लोग विदेशी जो लोग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारी GNP निकल के आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि GDP क्या होती है, यानी सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है। सकल घरेलू उत्पादन होता है कि देश की सीमा के अंदर या देश के अंदर एक समयावधि में या फिर एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो टोटल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो हमारी GDP कहलाता है। ओके, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP का मतलब होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें से अगर मूल्यह्रास अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल के आता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय होती है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें से अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे और सब्सिडी अगर ऐड कर देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आती है। ओके गाइस, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं मेन टॉपिक पे कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। ठीक है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक होता है अग्रिम अनुमानों के अनुसार, एक होता है स्थिर कीमतों पे। ठीक है, स्थिर और प्रचलित कीमतें जो होती है उनका आधार वर्ष होता है 2011 और 2012 है। ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं है। चलिए
2017-18 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शक्कर राज्य घरेलू उत्पादन जो था वो था 8,40,263। ठीक है, ये अनुमानित किया गया था, जो कि पिछले वर्ष यानी 2016-17 में ये था 7,59,235 करोड़, यानी वृद्धि है टोटल कितनी रही थी 10.67%। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिर कीमतों पे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष होता है वो होता है 2011-12। ठीक है, और 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो अनुमान था वो था 6,41,940 करोड़ रुपए, और 2016-17 में ये कितना था 5,99,029 करोड़ रुपए, यानी टोटल जो वृद्धि हुई थी सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर कीमतों पर वो थी 7.16%। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ याद रखनी है। अब बात करते हैं, ये जो मैंने आंकड़े दे रखे हैं ये वर्ष के अनुसार दिए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए 2015-16 का, 16-17 का या 17-18 का, ताकि आसानी से है वो आप याद कर सको। अब बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में कि कितना था वर्ष 2017-18 में अग्रिम अनुमानों पे। तो ये चीज़ें आपको दोनों अलग अलग याद रखनी है, एक तो अग्रिम अनुमानों पर, एक स्थिर कीमतों पर। ठीक है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार है जो राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन जो था 2017-18 में वो था 7,57,483 करोड़ रुपये, और ये 2016-17 में कितना था 6,83,757 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो वृद्धि जो हुई थी टोटल वो कितनी हुई थी 10.78% की वृद्धि की गई थी। अब बात करते हैं अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन था वो कितना था। 2017-18 में ये था 5,73,628, और 2016-17 में ये था 5,35,228। ठीक है, तो इसमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में है वो स्थिर कीमतों पे जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी 7.18% की वृद्धि हुई थी। ओके गाइस, और यहाँ 2015-16, 17-18 और 16-17 के जो आंकड़े दे रखे हैं वो एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में जो भी नए आंकड़े जारी किए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।